इस दुनिया में मेरी कितनी हैसियत है वो तो पता ही होगा, वेक्टर में क्या हैसियत है वो पता चल जाएगा। आज तक कभी आप देखें कि आज हम 200 केजी दुखी हैं या 200 केजी खुश हैं? कभी सुने ऐसा? लिख लेना, पूरा जीवन पड़ा हुआ है, लिख लो कि हाँ मेरा जीवन लिखते लिखते बीतेगा। लिखो ना, मैं चाहती हूँ मेरा जीवन लिखते लिखते बीते। वास्तु के अनुसार आपका दुकान इधर होना चाहिए, 5 केजी चीनी लेते समय हमको इधर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेक्टर हेडिंग दीजिए, वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में बहुत सारा, इसमें धुआं निकल जाएगा पूरा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी कितनी हैसियत है, इस दुनिया में मेरी कितनी हैसियत है वो तो पता ही होगा, वेक्टर में क्या हैसियत है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, समझ बूझ के पढ़ना है। चलिए, पीछे समझ में आएगा बढ़िया से? दोनों बैठ के माहौल बना रहे हो? फिर आगे बैठा देंगे। फिर कोना पे बैठे, वो कोना बैठा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सीरियस इशू है, ध्यान से समझिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। यदि मेरे साथ सफ़र कीजिएगा, उसमें अपना दिमाग घुसा दिए तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा, बेसिक लेवल से चलेंगे हम लोग। वेक्टर से पहले हम लोग उससे पहले पढ़ेंगे एक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का नाम सुने हैं? आज तक जीवन में कभी क्वांटिटी का नाम सुने हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है। जैसे क्वांटिटी मतलब, जैसे मान लीजिए आज तक जीवन में दूध कभी खरीदे हैं तो कितना खरीदे हैं? 1 केजी, आधा केजी, 1 लीटर कभी आज तक मौका मिला है खरीदने का? कितनी बार? तो 1 केजी भी खरीदते हैं, 1 लीटर भी खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम दूध खरीद रहे हैं तो आप कहिएगा 1 केजी और कोई कह रहा है 1 लीटर, आप कौन ठीक है? अंतर क्या है? केजी और लीटर में क्या अंतर है बताइए? अच्छा, ये लिक्विड को लिखेंगे और इसमें दूध सॉलिड हो जाता है। हाँ, क्या लिक्विड को? अच्छा, तो केजी, 1 केजी दूध आज तक लिए कि नहीं? 1 केजी दूध नहीं लिया आज तक? वो बोला आधा किलो 1 किलो लिए हैं। बोलो, आज तक 1 किलो दूध खरीदे हो? नहीं कहते हैं कि डॉक्टर कहता है ना कि हर दिन आधा किलो दूध पीजिए, तो डॉक्टर गलत है, आपको डांटते क्यों नहीं? बोले आधा लीटर दूध पिएंगे हम, आधा केजी क्यों पिएंगे? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्वेश्चन समझ रहे हैं? तो केजी, 1 केजी और 1 लीटर में क्या अंतर है बताइए? क्वांटिटी सेम है, क्या अलग है? ऐसा यूनिट अलग अलग है। देखिए, ये मास को हम लोग मेजर करते हैं और ये वॉल्यूम को करते हैं। ठीक है, मास और वॉल्यूम में क्या अंतर है? फिर अटक गए। मास और वॉल्यूम में क्या अंतर है? मास होता है, वॉल्यूम होता है ना, यही अंतर है। देखिए, आज तक कभी ऐसा लिखा हुआ किसी भी इंसान को ऐसा लिखता हुआ देखे हैं? अच्छा, हम ही को देखे हैं। तो मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इनटू, ऐसा लिखा हुआ देखें कहीं? ठीक, तो मास और वॉल्यूम को रिलेट कौन करता है? जब हम 1 लीटर कहते हैं ना, तो जिस एक दूध की बात कर रहे हैं उस दूध का डेंसिटी फिक्स है, इसीलिए हम मास और लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका डेंसिटी फिक्स है। और डेंसिटी फिक्स होगा, मान लीजिए डेंसिटी 1 है, सपोज कीजिए, मास को m से डिनोट कर रहे हैं, वॉल्यूम को v से, और डेंसिटी 1 है, तो जितना मास होगा वही वॉल्यूम होगा उसका, होगा ना? तो 1 लीटर 1 केजी में आइए, 1000, ध्यान सुनिएगा, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, पूरा दुनिया जानता है। 1 लीटर की बात करते हैं तो 1000 ml बराबर क्या होता है? अब हम क्या कर रहे हैं कि डेंसिटी यदि 1 है, फिक्स है, तो मास और वॉल्यूम को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो यहां से इन दोनों को रिलेट करके आता है कि नया 910 ml बराबर 1 kg।
कुछ समझ में आया? हाँ, समझ में कुछ आया? नहीं आया, ऊपर से निकल गया। क्या नाम है? हाँ, ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार नाम है? ऋषभ नांगी, दांगी, ऋषभ दांगी। अच्छा, उस दिन जो मिले थे, ठीक ठीक, और उसका नाम विशाल कुमार है, तुम्हारा नाम है ना? ऋषभ दांगी, हाँ याद आया। समझ में नहीं आया? कहाँ नहीं समझ में आया? वॉल्यूम, ये नहीं, ये आज तक जीवन में कभी पढ़े हैं ऐसा? हाँ, तो पढ़े हैं। तो इसमें डेंसिटी हम क्या मान लिए? 1। तो 1 जो मास m हो गया, तो 1 kg इसका यूनिट होगा। मास का यूनिट क्या होगा? kg। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? लीटर। ठीक है, मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन मास का यूनिट हो गया kg और वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर। तो 1 kg बराबर कितना मीटर क्यूब होगा, या फिर कह लीजिए कितना लीटर होगा। कैसे निकालेंगे? यदि डेंसिटी हमको मालूम होगा तभी तो निकालेंगे। दूध का डेंसिटी एक फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या देखते हैं कि 910 ml बराबर कितना kg? 910 ml बराबर 1 kg होगा। तो हम क्या किए? वॉल्यूम को मास के साथ रिलेट कर दिए। क्यों कर पाए? क्योंकि इसका डेंसिटी हमको पता है। दूध का डेंसिटी स्टैंडर्ड डेंसिटी है, आपको क्वेश्चन में देगा वो। यदि पानी का डेंसिटी कितना होता है? बोले, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 10⁻³ इसको कहते हैं 1000 kg पर मीटर। पानी का टंकी देखे हैं? वो 1 मीटर क्यूब हाइट का हुआ। बाप रे, देखिए यहां पर मान लीजिए पानी का टंकी ऐसा है, एक क्यूब है, तो ये 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। तो ये कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब हुआ। 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर क्यूब, ये कितने लीटर के बराबर होगा? 1000 लीटर के बराबर होगा। क्योंकि 1 मीटर क्यूब हाइट का यदि हम क्यूब बनाएंगे तो उसमें कितना पानी आ सकता है? 1000 लीटर आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। मास बराबर क्या होता है? मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। डेंसिटी हमको पता है, तो हम मान लीजिए मास की बात करते हैं, तो मास m निकालना होगा। वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब, और डेंसिटी कितना है? 10⁻³। तो m मास कितना हो गया? 1000 kg। यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 kg क्या होगा? पानी होगा। जब डेंसिटी उसका कितना है? अरे डेंसिटी दिया हुआ है ना, कहाँ लिए? पानी का डेंसिटी कहाँ लिए थे? वहाँ लिए, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। समझ पाए? ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, इसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक 9-10 का टॉपिक है जो आपको क्लियर होना चाहिए था। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला फार्मूला हमको हमेशा यूज़ करना है। हम आपको पहले ही बोले हैं, ये फार्मूला हमेशा यूज़ करना है। ये बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन में इतना कंफ्यूज कराएगा आपको, इतना कंफ्यूज कराएगा। डेंसिटी बता सकते हैं कोई? डेंसिटी किसको कहते हैं? क्लास में पढ़ाए हैं, मास पर बटा वॉल्यूम। हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, उसी को क्या बोलेंगे? डेंसिटी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक फिजिकल लेवल पर डेंसिटी किसको कहते हैं? ये तो फार्मूला हो गया। जैसे इस रूम में, इस कमरे में मान लीजिए 20 लोग हैं अभी, टोटल सब लोग मिलकर 20 लोग हैं। अब इसका, इस रूम का डेंसिटी अलग है क्योंकि 20 लोगों का मास है इसमें। अब जब यदि यहाँ से 100 लोग और आ गए तो टोटल मास कितना हो जाएगा? जो पहले 20 आदमी का मास है उसमें 100 आदमी का मास और ऐड कर देंगे तो 120 मास हो गया। 120 kg, मान लीजिए एक आदमी का मास 1 kg है तो 120 kg हो गया। वॉल्यूम तो इतना ही है, तो डेंसिटी बढ़ा या घटा? बढ़ा। इसलिए मॉलिक्यूल्स ज़्यादा नज़दीक आएंगे। इसलिए जो सबस्टांस के मॉलिक्यूल जितना नज़दीक होंगे उसका डेंसिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए मास यूनिट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे क्वांटिटी, तो हम क्वांटिटी कहेंगे कि
सिंपल सा बात है कि क्वांटिटी को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। क्वांटिटी को लिखते हैं एन यू, एन इंटू यू। एन हो गया क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको अलग से बना देते हैं, रुक जाइए। यहां समझ गए, इतना समझ में आया है सब लोगों को कि नहीं आया है? बोलिए, आया है? लिखना है, लिखना के मन है, लिखना है तो लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए जो जो आपको जरूरी लग रहा है, लिख लीजिए। क्या बोल रहे हो? डेंसिटी क्या बोल रहा है? 90 ml का लॉस होता है। ये उल्टा बोल रहा है। 1 kg दूध तो 1 kg ही दूध है, लेकिन 1 लीटर दूध कितना बराबर हो गया? 910 ग्राम के बराबर हो गया, 910 ml के बराबर हो गया। नहीं समझे आप? यदि यदि 1 लीटर दूध लिए, इसका मतलब कितना आप लिए? 910 ml। 910 ml बराबर 1 kg हुआ। तो इसका मतलब है कि आप केजी से दूध ले रहे हैं तो केजी से ले रहे हैं, लेकिन लीटर में 910 ml बराबर 1 kg हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, यहां पर क्वांटिटी जिसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक हो गया एन और एक हो गया यू। एन बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको वो यू को बोलते हैं हम लोग यूनिट। जैसे एग्जाम्पल में इसका मीनिंग कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल जैसे 5 kg आलू। आलू हमारा एक नाम हो गया, किस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। 5 हमारा हो गया क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी क्या हो गया, यूनिट। जिस न्यूमेरिकल वैल्यू हम 5 केजी भी हो सकता है, 5 लीटर भी हो सकता है, 5 सेकंड भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है, लेकिन 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके साथ में जो यूनिट लगा है वो बताता है कि क्वांटिटी कैसा है। मतलब जो कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं वो क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है, मास है। क्योंकि केजी किस में मेजर होता है, मास में। आज तक कभी आप देखें कि आज हम 200 केजी दुखी हैं या 200 केजी खुश हैं? कभी सुने हैं ऐसा? आज हम 10 ग्राम खुश हैं, 10 ग्राम खुश हैं। इतना 100 में 80 नंबर आ जाता है ना, तो 250 ग्राम खुश होते हैं हम। कभी सुने हैं ऐसा? नहीं ना। इसका मतलब है खुशी का यूनिट मास नहीं हो सकता, केजी नहीं हो सकता, तो किसका यूनिट केजी होगा? 5 केजी चीनी खरीदे होंगे। कभी जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको 5 केजी चीनी खरीदने का? तो चीनी जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो हम किस में मेजर कर रहे हैं? उसको मास में, मतलब मास है वो, और उसका यूनिट क्या हो गया, केजी। क्वांटिटी कितना हुआ, 5। तो क्वांटिटी बेसिकली हम रिलेट कर रहे हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट से, तब जाकर हमारा क्या बन रहा है, क्वांटिटी बन रहा है। ठीक है। और कोई से बहुत सारे एग्जांपल हैं, अभी यहां गिना देंगे तो भर जाएगा। देखिए यहां पर 10 मिनट, तो हम आप ये कह सकते हैं कि 10 मिनट तौलिए, कभी 10 मिनट आज तक तौले हैं? 10 मिनट को तौलने पर कितना आता है? 10 मिनट तुलाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अलग क्वांटिटी है। और वो क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, समय को, कि 10 मिनट समय बीता या 10 मिनट समय बीतेगा, कहते हैं ना। जैसे कोई दोस्त फोन किया आपको तो आप कहते हैं कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं, आते हैं 1.5 घंटा में, वो अलग बात है, लेकिन कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो 10 मिनट जो हुआ, आपने कुछ अमाउंट बताया, और वो क्या है, मास है, क्या समय है। ठीक। अब जैसे इसी में हम आगे जोड़ दें, मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, कभी सुने हैं ऐसा? सुने हैं? तो 30 डिग्री सेल्सियस कभी तौले हैं? क्यों? अलग यूनिट है।
तो उसमें 30 क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेल्सियस क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो सेल्सियस इसका यूनिट हो गया। ओहो, तो सेल्सियस में हम 30 डिग्री न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं और ये उसका यूनिट ले रहे हैं, जिसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर हो गया। अब जैसे इसी में आज जोड़ लीजिए, आप सपोज करें 20 मीटर पर सेकेंड, कभी सुने हैं ऐसा? तो ये किस चीज का यूनिट हो गया? वाह, वेलोसिटी या स्पीड का हुआ ना। तो इसके में हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी या फिर स्पीड की बात करते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितने चीजों से मिलकर बना है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दो चीजों से बना है। अब हम बात करते हैं इसके आगे फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी को जिसको हम शॉर्ट में पीक्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए पहले, फिर इसमें आइएगा, लिख लीजिए जल्दी से। ये छोटे छोटे ऐसे राउंड करके बता रहे हैं, इसको आप घर जा करके खुद से लिखिएगा कि क्या उसका मीनिंग हुआ, आगे याद रहेगा, नहीं तो आगे राउंड राउंड खाली राउंड रह जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्यू से पीक्यू से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो कहेंगे कि एनी क्वांटिटी which can be measured, ऐसा क्वांटिटी जो कि मेजर्ड किया जा सकता है, क्या कहलाएगा, फिजिकल। अभी लिखिएगा मत, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में जैसे हम आपको बात किए थे 2 kg शुगर, इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो हम 2 kg मेजर कर सकते हैं चीनी, ठीक। और भी बहुत सारे क्वांटिटी, जैसे 5 मीटर डिस्टेंस, मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो मेजर कर पाए लेंथ, तो ये बेसिकली यूनिट किसका है, मास का, और ये किसका है, लेंथ का यूनिट है, ठीक। उसी तरह 1 आवर, 1 आवर टाइम कह लीजिए, तो ये किसका यूनिट है, टाइम का, ठीक। उसी में आ जाइए, सपोज 20 डिग्री, तो ये कहेंगे ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर का यूनिट हो गया। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, सबको हम मेजर कर पा रहे हैं। टाइम को मेजर कर पाए, बॉडी का टेम्परेचर, जैसे कहते हैं कि आपको बुखार है, अब बुखार हुआ आपको, तो एक थर्मामीटर हम लोग यूज़ करते हैं जिससे बुखार को मेजर कर पाते हैं। मान लीजिए कोई बुखार में वो दिखाया 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखा रहा है, इसका मतलब जनरली 1 डिग्री या 1.5 डिग्री से आपको बुखार है। मान लीजिए बुखार बहुत ज़्यादा हो गया तो 102 तक चला जाता है, 103 तक चला जाता है, और 105 तक भी जाता है, उसके बाद आदमी चला जाता है ना। कभी है ऐसा, देखें हैं अभी, हाँ, आदमी जाते हुए देखें कभी 106 के बाद? नहीं, उसको तुरंत पानी में डुबोया जाता है तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है, तो फिर 101 100 पर आ जाता है, तो आदमी थोड़ा सा ठीक रहता है। तो जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा वो खतरनाक है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा तो भी खतरनाक है, समझे। एवरेज एक आदमी के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हाँ, 97 पॉइंट समथिंग रहता है, जनरल होता है। जैसे उम्रदराज के आदमी हैं उनका थोड़ा कम रहेगा, तो उनका शरीर में उतना ब्लड सर्कुलेशन उतना फास्ट नहीं होता, इसलिए थोड़ा कम रहता है। हम लोग का जो आप लोग के एज का है लगभग वही 97 पॉइंट समथिंग रहता है, वो बॉडी का टेम्परेचर है, तो हम मेज़र कर पा रहे हैं उसको। तो हम क्या लिखें, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो आपका की पॉइंट इस सेंटेंस का ये है, इस पर फोकस करना है। तो जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं वो हमारा कैसा क्वांटिटी कहलाएगा,
कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको मेज़र कर पा रहे हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर पा रहे हैं, हीट को मेज़र कर पाते हैं। पानी जो है, आप मान लीजिए एक बर्तन में पानी गर्म करते हैं गैस पर, तो पानी बॉयल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? हाँ, कभी आज तक जीवन में पानी बॉयल किए हैं? अंडा डाल के, तो अंडा भी बॉयल हो जाता है। फिर अंडा को फोड़ते हैं हम लोग, और फिर उसे पहले आना है, खाने से पहले आना है, अंडा से भी पहले आना है। पानी को बॉयल किए हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल होता है। ये कैसे पता चला? जब बॉयल हुआ तो उसमें थर्मामीटर डाल के देख सकते हैं, उसका अलग थर्मामीटर आता है, उसमें डाल के मेज़र कीजिएगा तो उसका जो पारा है, जो उसका मरकरी है, वो राइज करके 100 पे आ जाएगा। ठीक, तो आप पता कर लिए कि इसका टेम्परेचर क्या है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे इसी में बताते हैं आपको, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ हम ऐड कर दें, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मेज़र किया है? कभी आज तक मेज़र किए हैं स्पीड ऑफ लाइट? कितना होता है? वेरी गुड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर आगे बढ़ जाएगा कितने सेकेंड में? तो सूरज से पृथ्वी पर, अर्थ पर आने में लाइट को कितना समय लगता है? 7 मिनट कुछ सेकंड लगता है। ठीक है, तो ये कैसे मेजर किए? इसी स्पीड वजह से हमको डिस्टेंस पता कर लिए, और उसके बाद इतना टाइम, कितना 7 मिनट कुछ सेकंड के लिए लगा, तो हम उसका स्पीड पता कर लिए, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई, पता हो गया। तो हम मेजर कर पाए स्पीड ऑफ लाइट? कर पाए कि नहीं कर पाए? जैसे रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? बोलिए। 6 बताइए कितना होगा? बोलो। 6400 किलोमीटर। तो हम अर्थ के रेडियस को मेजर कर पाए। अर्थ को हम क्या मानते हैं? स्फीयर। तो मेजर कर पाए। तो बेसिकली हमारा कहना है कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो किस में आएगा? फिजिकल क्वांटिटी में। अब कौन सा क्वांटिटी नहीं मेजर कर सकते हैं? कोई ऐसा बताइए एग्जांपल जो आपको लगता है कि हाँ ये मेजर नहीं हो सकता है। स्वराज बोलो। जैसे आपके एग्जाम का, ध्यान सुनो, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, 10th बोर्ड का रिजल्ट आया, सबका रिजल्ट आया है ना, कभी ना कभी 10th बोर्ड तो दिए होंगे। रिजल्ट आया, आपका आया 90% आया, तो आपको 250 ग्राम का खुशी हुआ, ठीक। लेकिन आपका दोस्त का आ गया 94%, तो आपको 350 ग्राम का दुख हुआ। जो 100 ग्राम ज़्यादा हो गया, उसको मेज़र कर पाए आप? हाँ, तो दुख और खुशी मेज़र कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटी जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ किसको पढ़ेंगे? जो क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं, और उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिक्स में वो सारे क्वांटिटीज़, फिर नोट करके लिखवा देंगे, फिजिक्स में वो सारे क्वांटिटीज़ जो क्वांटिटीज़ मेज़र हो सकते हैं, हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिक्स में हम जितने भी क्वांटिटी थ्रू आउट आगे जाके पढ़ेंगे, 11th 12th इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन में जितने भी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, वो सारे क्वांटिटीज़ कैसे होंगे? फिजिकल क्वांटिटी होंगे। इसके लिए क्योंकि उसको मेज़र कर पा रहे हैं हम। यदि उसको मेज़र नहीं कर पाते तो वो खुशी नहीं होता, मतलब हम उसको नहीं पढ़ पाते। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक परफ्यूम लाएं और इस कमरे में हम परफ्यूम को छिड़क दें, ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर 200 ml महका, ऐसा कुछ कहिएगा। सर परफ्यूम महका, लेकिन कितना महका? बहुत ज़्यादा महका। कुछ कहेगा कि नहीं ठीक ठाक महका सर, कुछ कहेगा हमको पता ही नहीं चला, हमको सर्दी है, कहिएगा ना। तो आप, कोई कह सकता है कि हाँ इतना ml महका, या इतना ग्राम महका, या इतना डिग्री सेंटीग्रेड महका, कह सकते हैं। उसका कोई यूनिट ही नहीं है। तो ऐसा क्वांटिटी मतलब सेंस करना उसका कोई यूनिट नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे। और हो गया एक फील करना, उसका कोई यूनिट नहीं है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे।
ठीक है। पेंसिल आज तक जीवन में यूज किए हैं, तो पेंसिल कौन से कंपनी का यूज किए हैं? उसमें कुछ क्या लिखा रहता है? लिख लेना, पूरा जीवन पड़ा हुआ है, लिख लो कि हाँ मेरा जीवन लिखते लिखते बीतेगा, लिखो ना, मैं चाहती हूँ मेरा जीवन लिखते लिखते बीते। आई वॉन्ट माई लाइफ विल पास अवे विद द राइटिंग, लिखो। नहीं, एक बात तो मान लो। अब सुनिए, तो नटराज या फिर अप्सरा या फिर कोई और ऐसा कंपनी का आप पेंसिल लिए होंगे, तो उस पर क्या लिखा हुआ है? आज तक जीवन में कहीं पढ़े हैं? जैसे अप्सरा का है, उस पर और आगे कुछ लिखा रहता है, पेंसिल है किसी के पास? उस पर देखा तो पढ़ के बताओ तो क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, जोर से पढ़ो। अच्छा, और HB लिखा हुआ है? अच्छा, हाँ ठीक। हाँ, आप लोग मुद्दे पे आ गए। HB लिखा हुआ है, तुम्हारा सही कंपनी का पेंसिल है, वो डुप्लीकेट है, वो सार में सब लिखता है, वो डुप्लीकेट कंपनी है वो। सुनिए यहाँ पर HB लिखा हुआ है ना, तो HB का मतलब क्या हो गया? HB का मतलब हो गया हार्डनेस ब्रिटल, ठीक है। HB मतलब हार्डनेस ब्रिटल, मतलब उस पेंसिल का जो ग्रेफाइट यूज किया गया है उसका कितना हार्डनेस है, उस पेंसिल के जो ग्रेफाइट है उसका कितना हार्डनेस है, वो मेजरमेंट होता है। इसीलिए उस मेजरमेंट यूनिट को बोलते हैं HB। कहीं पर सिंगल HB लिखा रहेगा, कहीं 2 HB लिखा रहेगा, कहीं 3 HB भी लिखा रहता है। आप आगे जाइएगा तो आप पढ़िएगा, जब स्केचिंग करना होता है तो आप 1 HB या 2 HB लेते हैं। 1 HB बहुत हल्का चलेगा, 2 HB थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, और HB और डार्क चलेगा। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है, और 1 HB हार्ड है ज़्यादा, ठीक है। तो उसको टूटने में जितना फोर्स की ज़रूरत है 1 HB में कम फोर्स की ज़रूरत है, मतलब 1 HB थोड़ा हार्ड है, कहने का मतलब समझे। तो किसी भी मटेरियल का हार्डनेस को हम चेक करते हैं हार्डनेस ब्रिटल में, हार्डनेस ब्रिटल में। तो पेंसिल का मेजरमेंट है ग्रेफाइट के स्ट्रेंथ को मेजर करने का। तो ग्रेफाइट का स्ट्रेंथ मेजर करते हैं हम लोग किससे? हार्डनेस ब्रिटल टेस्ट के थ्रू करते हैं। आगे यदि जीवन में कभी मौका मिला तो आपने यदि इंजीनियरिंग लिया तो उसमें पूरा का पूरा एक स्टडी है, पूरा एनालिसिस कीजिएगा HB को। समझ पाए हम क्या बताना चाह रहे थे? समझ में आया? हम ये बताना चाह रहे थे कि पेंसिल का ग्रेफाइट जैसे लिखाता है उसका भी स्ट्रेंथ होता है, और उसको स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम जो क्वांटिटी यूज करते हैं वो HB है। इसका मतलब HB यानी उसका हार्डनेस को भी हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए वो हार्डनेस क्या क्वांटिटी होगा? एक फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं। समझ पाए? क्लियर हुआ? उतारिए। कोई डाउट, कोई शंका, कोई मन में कंफ्यूजन तो पूछिए। यहां तक लिख लिए? ठीक है, जल्दी से लिखिए, पॉइंट्स लिखाते हैं नोट करके। स्केच पेन वगैरह, ब्रेड जेल पेन वगैरह यूज कीजिए नोट पॉइंट को लिखने में। कॉपी ऐसे बनाइए कि लगे कि हाँ पढ़ने में मजा आए, मजबूरी में नहीं पढ़ना है। क्या स्वराज ठीक बोल रहे हैं ना? मजबूरी में नहीं पढ़ना है, खुशी से पढ़ना है। लेकिन नोट करके लिखिए। In entire physics, we will study. In entire physics, we will study about. We will study about
those quantities, we will study about those quantities which can be measured, which can be measured, which can be measured by instruments or other means. Measured by instrument, measured by instruments or other means, or other means only, only full stop. Those quantities, अगला लाइन लिखिएगा, नोट पॉइंट ही है, वो पहला था, ये दूसरा नोट पॉइंट है. लिखिए those quantities which cannot be measured, those quantities which cannot be measured, these are not physical quantities, those quantities which are not measured, these are not physical quantities, and we will not study about, and we will not study about these quantities, these quantities, about these quantities. मतलब जिसको मेज़र कर सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, जिसको मेज़र नहीं कर सकते हैं हम उसको नहीं पढ़ेंगे. क्लियर है? ठीक है. और फिजिक्स में हम जो भी क्वांटिटी पढ़ेंगे वो सारे क्वांटिटीज क्या होंगे? फिजिकल क्वांटिटीज होंगे. पहला लाइन लिखा दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर समझ लीजिएगा. एग्जाम्पल लिखिए. एग्जाम्पल में मास लिखे आप, ठीक है, मास लिखे, उसके नीचे डिस्टेंस लिखे, उसके बाद टाइम लिखे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, पावर, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, ये सारे क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम फिजिक्स में पढ़ेंगे. इसका यूनिट हो गया केजी, इसका मीटर, इसका सेकंड, इसका मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका हो गया न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका हो गया न्यूटन मीटर और जूल, इसका भी न्यूटन मीटर और जूल, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर और होगा इसका जूल पर सेकेंड. इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला. चलिए, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल हो गए.
आगे बढ़े, सब लोग लिख लीजिए। अब ध्यान समझिएगा, कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है धीरे धीरे। तो हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ें जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। किस किस में रहेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट यानी एनयू के टर्म में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़ना है हमको। फिजिकल क्वांटिटी, अब क्वांटिटीज हमको यही पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, इसको बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज कहलाएगा जिसमें क्या होगा, बोलिए। ठीक है, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो इसमें मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी दोनों हैं। ठीक है, स्केलर और वेक्टर दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी हैं। बस अंतर ये है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। ठीक है, मतलब टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। मतलब सिर्फ किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मैग्नीट्यूड की जरूरत है मतलब एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 kg शुगर। तो हम शुगर तो हमारा उस क्वांटिटी का नाम हो गया। दो क्या हो गया उसका? न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, और केजी क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड हो गया ये। तो मैग्नीट्यूड दो और यूनिट यानी कि एन और इंटू यू से मिलकर बना है, जिसमें 2 kg शुगर बोल दिए हम, चीनी बोल दिए। ठीक है, उसी में आगे आ जाइए। अगला एग्जाम्पल, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, कहेंगे 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स, 30 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और मिनट्स क्या हो गया? यूनिट हो गया। और ये शुगर की बात हो रही थी, चीनी की बात हो रही थी, यहां किसकी बात हो रही है? टाइम का। और एग्जाम्पल, जैसे थर्ड एग्जाम्पल ले ले इसी में, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ? जैसे 25 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गया यूनिट, और किस क्वांटिटी की बात हो रही है वो हो गया। तो ये सारे क्वांटिटीज को हमको बस सिंपली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। कभी आप दुकान में जाके बोलते हैं कि हमको चीनी 5 kg चाहिए, लेकिन हमको नॉर्थ दिशा में दीजिएगा। कभी बोले हैं कि वास्तु के अनुसार आपका दुकान इधर होना चाहिए, 5 kg चीनी लेते समय हमको इधर दीजिएगा। ऐसा कभी हुआ है? नहीं। तो डायरेक्शन की कोई ज़रूरत? अच्छा, तो जैसे इसमें वही चीज़ हम डिस्कस किए भी पहले भी थे। तो जैसे हम ये समझें कि आपको ये क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। आप 2 kg चीनी बोल दिए, सफिशिएंट है, वो दे देगा आपको। ठीक है, कोई डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का, तो यहाँ पर हमको डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप कहेंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ से 3 किलोमीटर स्कूल है आपका, सपोज करें यहाँ से 3 किलोमीटर स्कूल है, तो आप कहेंगे कि मेरा स्कूल 3 किलोमीटर पे है। तो कोई आदमी आपका ये इन्फॉर्मेशन लेकर आपके स्कूल तक पहुँच सकता है यहाँ से, तो क्या चाहिए साथ में? तो मान लीजिए सपोज करें कि आपका जो स्कूल है यहाँ से 3 किलोमीटर है, और वो पड़ता है इस डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम दिशा में, या फिर कह लीजिए वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। ठीक है, और आपने कहा 3 किलोमीटर, तो जो आदमी जिसको जाना है आपके स्कूल पर, तो वो तो फिक्स नहीं है कि वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। हो सकता है कि वो साउथ तरफ चला जाए,
हो सकता है वो ईस्ट में चला जाए, हो सकता है वो ये नॉर्थ में चला जाए। तो 3 किलोमीटर मान लीजिए वो ईस्ट में जाएगा तो क्या आपके स्कूल पहुंच जाएगा? लेकिन 3 किलोमीटर तो अपने आप में एक हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब एक हमारा यूनिट है कि नहीं, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं। तो 3 किलोमीटर एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ कि नहीं हुआ? किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे यहाँ पर ये चीनी हो गया, ये टाइम हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। उसी तरह यहाँ पर यदि हम ये लिखें, 4th नंबर एग्जाम्पल में लिखें 3 किलोमीटर डिस्टेंस, तो हमारा 3 किलोमीटर तो एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ ना। 3 किलोमीटर फिजिकल क्वांटिटी हुआ क्योंकि हम उसको मेजर कर पा रहे हैं, और फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ टाइम है, यहाँ पर वो शुगर है। तो कहने का मतलब सब फिजिकल क्वांटिटी का अपना न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है। जैसे यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 3, और उसका यूनिट क्या है? किलोमीटर। तो किलोमीटर, 3 किलोमीटर एक यूनिट बना, और ये जो है ये हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं 3 किलोमीटर, तो यदि हम कह रहे हैं कि आपका स्कूल यहाँ से कितने किलोमीटर, तो आप कह रहे हैं 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हमको किधर जाना है ये भी जरूरी है। यदि 3 किलोमीटर ये नहीं बताएंगे आप कि मेरा स्कूल 3 किलोमीटर वेस्ट में है, तो हम हो सकता है कि ईस्ट में चले जाएंगे तो आपका स्कूल मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि ऐसे क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। मतलब 3 किलोमीटर सिर्फ बोल दीजिएगा तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, या आप सिर्फ ये कहिएगा कि मेरा स्कूल वेस्ट डायरेक्शन में है, तो भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। समझ पाए? वेस्ट डायरेक्शन में सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। वेस्ट डायरेक्शन के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि 3 किलोमीटर पर है। हो सकता है वेस्ट में हम सही जा रहे हैं, लेकिन आपके स्कूल से आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि हमको कितना दूरी है ये पता ही नहीं है। समझ पाए? तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो इसमें हम कह सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड ए मैग्नीट्यूड, उसको क्या होना चाहिए? उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बी डायरेक्शन होना चाहिए, और सी फॉलो वेक्टर्स लॉ फॉलो होना चाहिए। तो वेक्टर्स का अपना लॉ है, वो लॉ क्यों अप्लाई होगा हम आगे बताएंगे। बस ये 3 अलग कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तभी वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा? वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तब कहलाएगा जब ये तीनों कंडीशंस फॉलो होगा। और एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर कब कहलाएगा? जब उसके बाद सिर्फ क्या होगा? लेकिन वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, वेक्टर लॉ को फॉलो भी करना आना चाहिए। यदि तीनों में कोई एक कंडीशन भी फॉलो नहीं हुआ तो वो किस में आ जाएगा? मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? और यदि उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और साथ साथ वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो किस में आएगा? और फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 2 पार्ट के ही हैं, या तो स्केलर या। तो पूरे फिजिक्स में हम लोग कैसे क्वांटिटी पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, जो कि या तो स्केलर होगा या वेक्टर होगा, या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा, तीसरा कुछ नहीं। जैसे आप कुछ भी एग्जांपल लीजिए, जैसे आपने पढ़ लिया एक जगह, कहीं पर पढ़ा आपने, मान लीजिए सपोज करें आपने 10th लेवल में पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ें या इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ें, ठीक है। बिहार बोर्ड से कौन कौन पास हैं 10th? 2 लोग और 3 लोग, बस 3 लोग हैं बिहार बोर्ड से, ठीक है। तो बाकी तो समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं उसको? विद्युत चुंबक नहीं बोलते उसको, तो बोलते हैं मैग्नेट हो गया ना वो। विद्युत धारा तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। विद्युत आवेग क्या बोलते हैं उसको? आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को आवेश बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि यदि वो इलेक्ट्रिक चार्ज भी है तो उसका यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? अभी कितना दिन पहले 10th पास हुए हो? एम्पियर होता है, कूलम होता है। हाँ वेरी गुड, कूलम होता है ना।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज को भी हम मेजर कर पाए ना, मेजर कर पाए। मान लीजिए कि 3 × 10⁵ इलेक्ट्रिक कूलम हुआ चार्ज, तो क्वांटिटी को मेजर कर पाए, तो मेजर कर पाए, लेकिन उसके लिए उसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, इसलिए हम किस में रखेंगे उसको, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। यदि उसके पास एक डायरेक्शन होता और वेक्टर लॉ फॉलो करता, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एम्पियर। मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 2 एम्पियर उसका यूनिट हो गया, इसलिए मेजर कर सकते हैं उसको। अब 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, वायर के डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन भी है उसके पास, लेकिन वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको किस में रखेंगे हम, स्केलर में रखेंगे। या तो स्केलर होगा या और तीसरा नहीं पढ़ना है हमको। समझ में आया है तो बताइए, कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट नहीं है छाप लीजिए। इसके बारे में ही थोड़ा सा और लिख लीजिए, इसके नीचे में जो बोल रहे हैं वो नीचे में इसके लिख लीजिए। लिखिए, इन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी in vector physical quantity direction plays very important role. In vector physical quantity direction plays very important role in order to vector plays very direction plays very important role in order to give complete description, in order to give complete description, in order to give complete description of that physical quantity. Complete description, complete description about that physical quantity. ठीक है, मतलब डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। उसका हिंदी मीनिंग यही हुआ, इंग्लिश में उसको आप लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे हम अब बताए थे आपको कि इस ऐसी क्वांटिटीज़ में हमको डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन को बताने के लिए जब हम बताना ज़रूरी होगा तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, क्योंकि बिना डायरेक्शन के ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता। जैसे क्वेश्चन में आपको सिंपल क्वेश्चन लिख के देगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अ बाइक इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और 30 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्लियर हुआ, मैग्नीट्यूड 30 मीटर पर सेकेंड से, और डायरेक्शन नॉर्थ हुआ तो डायरेक्शन मिल गया। अब उसमें हम लोग वेक्टर्स लॉ को फॉलो कराएंगे उसमें, तो वेक्टर्स लॉ क्या है वो भी पढ़ेंगे, तब हमको ये और क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल अभी जो समझ में आया वो ये है कि इसको, इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, तो इसलिए ये आसान है, थोड़ा एक लेवल ये मुश्किल है। इसको समझने के लिए पहले वो समझ लेना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग वेक्टर की ज़्यादातर बात करते हैं। तो वेक्टर का हम बात करें, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which will be expressed when, which will be expressed by, ऐसा कर लीजिए, by first A magnitude, its मैग्नीट्यूड से करेंगे, साथ साथ क्या होगा, इट्स, बोलिए, डायरेक्शन होगा, और सी, हाँ, इट फॉलो वेक्टर्स लॉ। तो हम लोग दोस फिजिकल क्वांटिटी विच विल बी एक्सप्रेस्ड बाय
ये तीनों के एडिशन से, मतलब तीनों होना चाहिए तब वो एक्सप्रेस्ड होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल में, जैसे सिंपल एग्जाम्पल लिख रहे हैं। फर्स्ट, अ कार इज मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं एक कार जो मूव कर रहा है। क्वेश्चन में ये देगा छोटा सा लाइन, अ कार इज मूविंग विथ स्पीड कितना, 40 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्शन। और ये जो लॉ है वेक्टर्स लॉ, उसको तो फॉलो आगे कराएंगे ही। पहले ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। उसको लिखने का तरीका क्या है कि जैसे हम मान लीजिए वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, ऊपर में एरो देंगे, आगे बताएंगे ये। और ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ। ठीक, तो इसमें हमने क्या लिखा, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलकर क्या बना, वेक्टर बना। सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा तो क्या बनेगा, स्केलर बन जाएगा। इसीलिए स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, और वेलोसिटी कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है। क्यों, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है। अब हम लोग इसी में रिप्रेजेंटेशन के बाद पढ़ेंगे। इतना क्लियर है ना, इसको उतार लीजिए, फिर रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। अब हम लोग स्केलर के बारे में कम, वेक्टर के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। एक छोटा सा टर्म यूज करते हुए, why vectors should vectors law is required। why vectors law is required मतलब यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, छोटा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, फिर हम लोग रिप्रेजेंटेशन में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि एक वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हमको 3 बेसिक पैरामीटर्स चाहिए। 3 बेसिक पैरामीटर्स चाहिए। पहला क्या है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा वेक्टर लॉ है। तो अभी जो हम लोग लिखे उसमें मैग्नीट्यूड तो नज़र आ रहा है और डायरेक्शन भी नज़र आ रहा है। हम लोग बात क्यों कर रहे हैं वेक्टर्स लॉ का, उसके बाद वेक्टर लॉ क्या होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये तो समझ लें कि क्यों जरूरी है। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए हम अलग अलग केसेस लेंगे, हम 3-4 केसेस लेंगे, उसमें समझेंगे कि वेक्टर्स लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं और आपका एक फ्रेंड जो है वो आपको इधर फोर्स लगा रहा है, कितना, 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एक राइट हाथ को, राइट विंग को पकड़कर 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, और दूसरा फ्रेंड क्या कर रहा है, वो उसी डायरेक्शन में आपका ये वाला दूसरा हाथ पकड़कर 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो आप इस डायरेक्शन में कितने फोर्स से जाएंगे, 7 न्यूटन से जाएंगे, यानी कि 4 + 3। पहला दोस्त 4 से और दूसरा 3 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, तो आप इधर 7 न्यूटन से जाइएगा, फोर्स लगेगा 7 न्यूटन से जाएंगे। ये पहला केस हो गया। केस 2 में क्या हुआ कि आपके जो दूसरा फ्रेंड था उसने डायरेक्शन बदल लिया, अब इधर के बजाय वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब 4 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है। अब आप किधर जाइएगा, तो इधर जाएंगे कितने फोर्स से, 1 से। क्यों, इधर लग रहा है। ठीक है, तो वही फोर्स तो था ही पहले भी 4 और 3 फोर्स था, अभी भी 4 न्यूटन और 3 न्यूटन फोर्स है, लेकिन बदल क्या गया, डायरेक्शन। इसी कारण से इफेक्ट बदल गया। पहले कितना लग रहा था, 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, अब कितने न्यूटन का लग रहा है, जबकि दोनों फोर्सेज लग रहे थे। तीसरा केस मान लीजिए कि आपका ये फ्रेंड जो 3 न्यूटन से खींच रहा था और ये 4 न्यूटन से, तो ये 4 ये 3, अब क्या किया इसने, अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाकर 1 न्यूटन और बढ़ा लिया। अब ये भी कितने न्यूटन से खींच रहा है, 4 से, और ये भी। तो अब आप किधर जाएंगे, बीच में 0 हो जाएगा।
इसका मतलब है दो फोर्सेस मिल करके उनका समेशन 0 भी हो सकता है, और दो फोर्सेस मिल करके उनका समेशन 7 न्यूटन भी हो सकता है। ठीक, अब तीसरा कंडीशन हो गया। आप चौथा केस ले रहे हैं। चौथा केस में क्या हुआ कि आपके एक फ्रेंड जो 4 न्यूटन से इधर खींच रहा था और 4 न्यूटन से इधर खींच रहा था, उसने अपना डायरेक्शन फिर से बदल लिया। अब एक खींच रहा है 4 न्यूटन से इधर और एक 4 न्यूटन से ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब क्या होगा? आप ऊपर जाइएगा कि राइट साइड में जाइएगा, किधर जाएंगे? चलिए 4 मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है? इधर 4 न्यूटन से खींच रहा है और ऊपर में भी 4 न्यूटन से खींच रहा है। अब किधर जाएंगे? कोई कह रहा है कि इधर जाएंगे तो इधर वाला का इफेक्ट तो होगा। वही स्टॉप रह जाएंगे। हाँ, ऐसे है, ऐसे इधर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। मान लीजिए ग्रेविटेशन फोर्स को हटा दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, तब एक फ्रेंड खींच रहा है फोन इधर और एक रस्सी आपको कमर में, आपके रस्सी बांध करके ऐसे खींच रहा है आपसे आपको, तो 4 न्यूटन का ऊपर लग रहा है, 4 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो आपका बॉडी किधर जाएगा? हाँ, हिलते रहेंगे। बताओ, देखिए ये जैसे पता चला उसी तरह इसका भी सोचना है। 4 न्यूटन का इधर भी लग रहा है, 4 न्यूटन का इधर भी लग रहा है, तो नेट इफेक्ट ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी इफेक्ट है और इसका भी इफेक्ट है, तो नेट इफेक्ट ऐसे जाएगा। तो उसी चीज को हम समझ रहे हैं कि वेक्टर्स लॉ क्यों फॉलो करेंगे। तो हम लोग पहला देख रहे हैं केस 1, ध्यान से समझिए। केस 1 में मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, वो आदमी जो था, मतलब हम अपनी एग्जाम्पल ले रहे थे, तो मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट है। ये इस ऑब्जेक्ट में हमको ये तो मालूम है कि ये डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन होगा? ये ईस्ट हो गया, ये कौन सा होगा? वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। ठीक, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक फ्रेंड जो है, हम आपको पहले बताए थे, इस डायरेक्शन में वो खींच रहा है 4 न्यूटन से, ठीक है, और एक सेकेंड फ्रेंड है वो भी इसी डायरेक्शन में खींच रहा है 3 न्यूटन से। तो नेट इफेक्ट जो पड़ा, यानी कि नेट फोर्स जो लगेगा, एफ नेट, इसको हम लोग F1 कह देंगे, इसको F2 कह देंगे। पहला जो फ्रेंड फोर्स लगाया उसको F1 कह रहे हैं, दूसरा फोर्स लगाया F2 कह रहे हैं। ध्यान समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। तो एक ने बताया था, जैसे मैंने 4 न्यूटन से खींचा, दूसरा कितने से खींच रहा है, तो उनका नेट इफेक्ट जो हुआ F नेट, आपने बोला कि 4 प्लस 3 बराबर 7 न्यूटन आ गया। ठीक है, और किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट डायरेक्शन में होगा। यहां पर डायरेक्शन बना दिए हैं, तो नेट फोर्स किधर लगा? वेस्ट की तरफ। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं केस 2। अभी लिखिएगा मत, सिर्फ देखिए ध्यान से, केस 2। अब हमारा इस केस में जो ऑब्जेक्ट था उस पर एक डायरेक्शन में तो हमारा उधर यही लग रहा था। केस 2 में एग्जांपल देखिए, याद कीजिए कैसे बताए थे। इधर F1 था 4 न्यूटन का और उसने बदल लिया था डायरेक्शन, तो ये F2 हो गया था 3 न्यूटन का। ऐसा ही बताए थे। तो अब इस पर आप लोग क्या बोले कि कितना इफेक्ट आएगा? ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में होगा। F नेट बराबर कितना? 4 - 3 बराबर 1 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट में है। क्लियर है ये? कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब तीसरा केस जो था, केस थर्ड में जो ऑब्जेक्ट है वो यही है। अब यहां पर डायरेक्शन वही है, अब मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया। जो इधर लग रहा था वो F1 कितने का था? 4 न्यूटन, और इधर जो लगा F2 बराबर 4 न्यूटन का। तो आपने क्या कहा? वेरी गुड। तो F नेट बराबर हो गया 4 - 4 बराबर 0। तो कोई डायरेक्शन ही नहीं रहा, कोई डायरेक्शन रहा। यही सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब इसी कंडीशन का एक भयानक नाम दे दिया है इक्विलिब्रियम। कुछ नहीं है, जब बॉडी पर सारा फोर्स क्या हो गया?
तो उसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? और एक चौथा केस जो हम अभी डिस्कस किए, केस 4 नंबर। तो 4 नंबर केस में जो हमारा बॉडी है उस पर क्या हुआ, इस डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में F1 लगा कितना, 4 न्यूटन, और ये F2 लगा 4 न्यूटन। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो ऐसे आएगा, दोनों का जुड़ करके आएगा। यही तो बताए, यानी कि इसके मुताबिक देखो, हाँ, क्योंकि हम लोग डील किसे कर रहे हैं, वेक्टर से, तो हमको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर जो नेट आएगा एफ नेट बराबर 4 न्यूटन और +4 मिल करके कुछ और बनेगा, वो हम लिखेंगे बाद में। डायरेक्शन किधर होगा, वेस्ट और नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ, या उसी को हम लोग नॉर्थ वेस्ट कह लीजिए, सेम चीज है, नॉर्थ वेस्ट कहिए या वेस्ट नॉर्थ कहिए। समझ पाए? इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा चीज है कि केस 1 और 2 में ध्यान से देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी हमारा 2 ही था, एक फ्रेंड हमारा 4 न्यूटन लगा रहा था, एक 3 न्यूटन लगा रहा था, सिर्फ डायरेक्शन बदल दिया उसने, दूसरे फ्रेंड ने डायरेक्शन बदल दिया, तो जो नेट फोर्स था वो 7 न्यूटन से घटकर कितना हो गया, 1 न्यूटन हो गया। इसीलिए वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना आना चाहिए, मतलब ये जो कुछ भी हुआ है ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो करने से हुआ है। यदि इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग सिंपल अलजेब्रिक मेथड में यूज करते थे, क्या करते थे, 4 + 3 कितना होता है, लेकिन वेक्टर के केस में हमेशा 4 + 3 7 नहीं होता है, कुछ कुछ केसेस में 4 + 3 1 भी हो जाता है, हमको ये समझना है। तो जो सिंपल अलजेब्रा है 3 + 4 हमेशा 7 होगा, लेकिन फिजिक्स में वेक्टर में 3 + 4 कभी कभी 1 भी हो जाता है। तो ये समझने के लिए उसका अलग मैथमेटिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा जो है सिंपल अलजेब्रा से अलग होता है, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा में हमेशा 4 + 3 कितना होगा, 7, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में कोई जरूरी नहीं 4 + 3 7 ही हो, 4 + 3 1 भी हो सकता है। इसीलिए उसका अलग लॉ है, उसका अलग नियम है, उस वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग पढ़ेंगे। और इसका ये हम बताने का मतलब ये था कि आपको ये पता चले कि आखिर वेक्टर्स लॉ फॉलो क्यों करेंगे, वेक्टर्स लॉ क्यों पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग लॉ, वेक्टर्स अलजेब्रा ही हो गया वो लॉ। तो वेक्टर अलजेब्रा हम अलग अलग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सिंपल अलजेब्रा में सीधे सीधे क्वांटिटी ऐड हो जाता है या सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसमें क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। इसलिए a + b जहां वहां पर 4 + 3 7 होता है, यहां पर कोई जरूरी नहीं कि 4 + 3 7 होगा, 4 + 3 1 भी हो सकता है। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद लिख लीजिए वो।